रखूं उससे पहले मिजोरम के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं कि मिजोरम में क्या होने वाला है। जरा मिजोरम के आंकड़े दिखाइए, आपके सामने मिजोरम के आंकड़े रखता हूं, डालिए यहां बड़ी स्क्रीन पर। मिजोरम का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 40 सीटों वाली विधानसभा और मिजो नेशनल फ्रंट यहां पर 14 से 18 सीटें जीत सकती है, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। जेडपीएम को 10 से 14 सीटें आ सकती है, कांग्रेस यहां पर 9 से 13 सीट हासिल कर सकती है, बीजेपी को मैक्सिमम 2 सीट आ सकती है, हो सकता है खाता ना खुले बीजेपी का, और अन्य को 1 सीट आ सकती है। यानी ऐसा लग रहा है कि मिजोरम के अंदर फिर से मिजो नेशनल फ्रंट की जो है वो सरकार बन जाए, ऐसी तस्वीर एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। कोई बहुत बड़ा उलटफेर, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा अगर आप मिजोरम के अंदर देखेंगे एग्जिट पोल के लिहाज से। एक छोटा छोटा रिएक्शन सारे मेहमानों का ले लेता हूं मिजोरम को लेकर, और उसके बाद मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बारी है। लोकेश भाई, मिजोरम पर आपकी राय जल्दी से। देखिए, मिजोरम में इस बार कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसका कारण है मणिपुर में जो घटना हुई, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इस बार मिजोरम के चुनावों पर पड़ेगा। और जिस तरह मणिपुर में कांग्रेस के सभी नेताओं ने जाकर मणिपुर के जनमानस के साथ बैठकर उनकी दुविधाएं सुनी, एक बहुत पॉजिटिव संदेश गया था उस पूरे क्षेत्र में, और इसका मुझे पूरा यकीन है कि राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को अवश्य मिलेगा। और इस बार के चुनाव में आप देखिएगा कांग्रेस की कुल सीटें बहुत अच्छे तरीके से जो है बढ़कर आएंगी मिजोरम के चुनाव में। ठीक है मनोज भाई, मिजोरम। जी देखिए, मिजोरम के अंदर हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ने वाला है और भारतीय जनता एनडीए की सरकार वहां बनने की पूरी संभावना है। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दोयम दर्जे का व्यवहार किया नॉर्थ ईस्ट के प्रति, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 52 बार वहां की यात्रा की, और उस अष्टलक्ष्मी के लिए जो अष्टलक्ष्मी का दर्जा दिया उन 8 स्टेटों को, जाने की आवश्यकता थी वहां तो गए नहीं। सुनिए ना, मणिपुर आप गए थे, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी मणिपुर गए थे और राहुल गांधी को तो बोला कि गो बैक राहुल गांधी, तो जाना आवश्यक था। तो वहां किस तरह से आपके अंदर राहुल गांधी जी नहीं गए क्या मणिपुर? और आपके तथ्य ही गलत है। किस तरह से मणिपुर की अस्मिता का अपमान करने का प्रयास किया। आप तथ्यों पर तो आए। आप गो बैक का नारा किसने लगाया? गो बैक नारा किसने लगाया? उन्होंने कहा गो बैक के नारे मणिपुर की जनता ने राहुल गांधी को लगाया। ठीक है, मिजोरम में रहते हैं, ठीक है मनोज जी, बात यूनिवर्सिटी से आप बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। मणिपुर में जाकर भी आपने क्या किया? वहां पर आग के अंदर घी डालने का प्रयास किया। लेकिन राहुल गांधी वहां की बेटी की चिंता जरूर करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, राजस्थान की बेटियों की चिंता की क्या? 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। अभी हम राजस्थान नहीं जा रहे, मैं मिजोरम का जरा केवल आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं जो मिजोरम का एग्जिट पोल कह रहा है और पिछले बार क्या स्थिति थी, जरा उसकी तस्वीर भी डालिए। मिजोरम का एग्जिट पोल कह रहा है कि मिजो नेशनल फ्रंट 14 से 18 सीट पर आ सकती है। पिछले बार एमएनएफ 27 सीट पर थी, यानी उसकी सीटें घट रही हैं। जेडपीएम जो है वो 10 से 14 पर आ सकती है, पिछले बार 0। कांग्रेस 4 से बढ़कर 9 से 13 पर आ रही है, यानी मिजोरम में कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। बीजेपी को 1 सीट आई थी, बीजेपी की सीटें 2 होती दिख रही हैं, और अन्य जो 8 पर थे वो अन्य 1 पर आ सकते हैं। अगर आप इसको 2013 से कंपेयर कीजिए तो कांग्रेस पार्टी जो 34 सीट पर हुआ करती थी मिजोरम में, किसी जमाने में 2013 में वो घटकर 4 पर आई, और अभी बहुत बड़ी तो 9 से 13 पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी मिजोरम में वो रिकवरी नहीं कर पा रही जो वो पहले वहां पर जिस स्थिति में दिखती थी। वोट शेयर अगर आपको दिखा दूं, वोटिंग प्रतिशत अगर आप देखेंगे मिजोरम के अंदर किसको कितना वोट जा रहा है, एमएनएफ के पास करीब 32% वोट मिजोरम में जाता हुआ दिख रहा है। जेडपीएम के पास करीब 29.5% के आसपास, कांग्रेस को 28% वोट जाता दिख रहा है, बीजेपी को करीब 6.5% और अन्य के खाते में 4.3%। और अगर हम वोटिंग प्रतिशत का कंपैरिजन दिखाएं पिछली बार से, किसका वोट प्रतिशत बढ़ा है एग्जिट पोल में, अगर आप देखेंगे बीजेपी का जो 8.5% वोट था वो घटकर 6.5% होता दिख रहा है मिजोरम में। कांग्रेस पार्टी का जो 30.5% वोट था वो घटकर 28% होता दिख रहा है एग्जिट पोल में। जो जेडपीएम पार्टी है उसने बड़ा वोट शेयर खींचा है, 29% का जो प्लेयर है, और 38% 38.5% जो वोट शेयर था एमएनएफ का वो घटकर 32% हो रहा है।
तो अगर इसको अगर हम देखें तो वोटिंग प्रतिशत में ना कांग्रेस बढ़ती दिख रही है ना बीजेपी बढ़ती दिख रही है, जो बढ़त दिख रही है वो जेडपीएम को दिख रही है। अवधेश जी। यही स्वाभाविक है कि जेडपीएम वहां की लोकल पार्टी है, उसने मिजो नेशनल फ्रंट के विरुद्ध में विद्रोह किया है, वो खड़ी हुई है। लेकिन थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जेडपीएम का जो एजेंडा है वो पुराने मिजो नेशनल फ्रंट के टाइप का एजेंडा होता है और वहाँ हैंग असेंबली आ रही है, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है और अभी मणिपुर के तनाव के बाद सबसे ज़्यादा हमने देखा कि मिजोरम में ही हुआ है। तो अगर कांग्रेस भले यहाँ जो भी हो लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस अगर 9-10 सीट वहाँ लेके आती है बीजेपी की अनुपस्थिति में तो फिर कांग्रेस के लिए उस राज्य को संभालने की भी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि जेडपीएम का इस प्रकार से आगे बढ़ना ये बता रहा है कि वहाँ कुछ अलगाववादी शक्तियां और खासकर मणिपुर को लेकर के जो वहाँ कुछ लोगों ने, उसमें कांग्रेस की भी भूमिका है, दूसरे कुछ मीडिया के लोगों की भी भूमिका है, जिस ढंग से वहाँ आंदोलन को हवा दिया, आग दिया है, उसका प्रभाव पड़ा है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। आनंद जी एक बात बताइए, आनंद जी, जो मिजोरम में हम देख रहे हैं वहां कोई बीजेपी बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है, उसका 8.5% वोट शेयर था, वो 2% वोट शेयर घटा है, कांग्रेस का 30% था, उसका 2.5% घटा है और जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसका करीब 6% के आसपास घट रहा है और ये सारा जेडपीएम की तरफ गया है। तो ये कहना कि बीजेपी का 2% वोट शेयर मणिपुर की वजह से घट गया है या जेडपीएम बन गई और उसने सबसे थोड़ा थोड़ा वोट शेयर खींचा है, ये आकलन करना होगा। देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीजें हैं। देखिए, जो हम लोग जो लोकल के सेंटिमेंट्स हैं उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और मुझे लगता है कि जो अभी हमारे किसी साथी ने जिक्र किया था मणिपुर की घटना का, निश्चित तौर से देखिए एक पिछले अगर हम टेंडर की बात करें, यानी जो टेंडर मोदी जी का चल रहा है, मणिपुर की जो घटना थी ये वाकई में इसका क्या वजह है ये कोई भी इसको नहीं जानता है। लेकिन मणिपुर को लेके मुझे लगता है कि मणिपुर, पर्टिकुलर मणिपुर की घटना की बात कर रहा हूं मैं, उसमें मोदी जी और बीजेपी ने ज्यादा लोगों को उम्मीद थी कि कुछ बेहतर रोल प्ले करेंगे वहां पे। वो अभी हमारे किसी साथी ने बोला भी कि वो वहां पे गए नहीं, उसकी क्या वजह, राजनीतिक वजह हो सकती है, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोकल के सेंटिमेंट्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते और जो तात्कालिक हालात वहां पे बने हैं उसकी वजह से भी मेरे को लगता है ये वोट परसेंट घटा है वहां पे। ठीक है, आप कह रहे इस वजह से घटा है। प्रेम कुमार जी। देखिए, मिजोरम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कंपेयर का कोई बात ही नहीं बनती। यहाँ तो 3 प्रमुख शक्ति है, बीजेपी कहीं है नहीं और वहाँ तो प्रचार करने मोदी जी गए भी नहीं। तो वहाँ मुख्य रूप में 3 में देखा जाए तो कांग्रेस ने रिवाइव किया है और त्रिशंकु सदन बन रहा है, सत्ताधारी दल के खिलाफ वोटिंग हुई है, एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। इससे टेक यही बनता है कि सत्ता के खिलाफ वोटिंग हुई है और उसमें कांग्रेस का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, मैं अब मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बात शुरू करूं, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि राजस्थान बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है और छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों के लिए शुरुआत में जब चुनाव हो रहे थे तो कहा गया था कि यहां तो बीजेपी खत्म है। एमपी का, मध्य प्रदेश का रिजल्ट अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो है जो दिख रहा है वहां पर बीजेपी ने बड़ी रिकवरी की है। क्या ये 2024 के लिए भी संकेत है कि अगर राजस्थान नो चेहरा, ओनली नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ सोई हुई लोकल लीडरशिप लेकिन बीजेपी 41-42 सीट और 10% का वोट शेयर गेन कर रही है, तो क्या 2024 में फिर नरेंद्र मोदी को हराना और मुश्किल दिख रहा है? राजकुमार भाटी साहब। मुश्किल कहाँ दिख रहा है, एग्जिट पोल को देख के तो आसान दिख रहा है मोदी जी का हारना 24 में। कैसे सर? एक तो आप मिजोरम के एग्जिट पोल से आप ये समझिए कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ऐसा शो कर रही थी कि हम वहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो झुके तो हैं, तो इसका मतलब बीजेपी वही हिंदी पट्टी की पार्टी रह गई है। बाहर उन्हें कोई नॉर्थ ईस्ट में और बाकी गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में कोई ज़्यादा आधार, एक आध आसाम वासाम को छोड़ दें तो कुछ है नहीं बीजेपी का। और छत्तीसगढ़ में रिपीट होना सरकार का ये बहुत बड़ा संकेत है। और राजस्थान में भी अगर बीजेपी की सरकार बनी भी, एक सेकंड आ रहा हूं। हमारे साथ भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हैं, राजेंद्र राठौड़ जो राजस्थान में विपक्ष के नेता हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। राजेंद्र राठौड़ जी से पूछिए, एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती दिख रही है। जी बिल्कुल, मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा, राजेंद्र राठौड़ जी मेरे साथ हैं और टाइम्स नाउ नव भारत वो लगातार देख रहे हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पर भी और पूरे आंकड़े जो हम बता रहे हैं उन आंकड़ों को देख रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या लग रहा है
आंकड़े जिस तरीके के आ रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत ने जो दिखाए आंकड़े एग्जिट पोल के, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि एक अनुमान है और इसमें कोई तकनीक टाइम्स नाउ का अनुमान अच्छा और सटीक माना जाता है, पर मेरा खुद का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इस बार मैंडेट जहां एक और हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी की परफॉर्मेंस और उनके व्यक्तित्व और जिस प्रकार देश के अंदर उन्होंने गरीब के जीवन को बदला है, उसके कारण से हमें मतदाताओं का रुझान मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस की लूट और झूठ भी सामने रही। इन सारी बातों को देखकर मैं कह सकता हूं कि एक अंडरकरंट था जो कांग्रेस के विरुद्ध में था, उस अंडरकरंट के कारण से भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ रही है। भंवर, इनसे एक सवाल पूछिए मेरा कि अगर यही एग्जिट पोल के नतीजे रिजल्ट में भी दिखते हैं, भंवर ये पूछिए एग्जिट पोल के नतीजे रिजल्ट वाले दिन भी दिखे, सरकार बनाने का चुनाव है, तो जरा राठौड़ साहब से पूछिए कि चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल था या सीएम पद का चेहरा चुनना मुश्किल होगा? उनका चेहरा है, इसलिए उस चुनाव को इस चुनाव को जोड़ कर बिल्कुल, मैं सवाल कर रहा हूं उनसे। आपका सवाल मैं दोहरा देता हूं। आपसे सवाल किया जा रहा है वहां से कि चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल था या सीएम ये जीतने के बाद जब आंकड़े हकीकत में तब्दील अगर हुए तो सीएम पद का चेहरा चुनाव करना मुश्किल होगा? कोई चेहरा सीएम पद का चेहरा का चयन करना कोई मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि डिफिकल्टी नहीं आएगी, लेकिन मेरा सवाल था 2024 में क्या इसका असर पड़ेगा? 2024 का चुनाव एक दूसरा चुनाव है, वो देश की सरकार का चुनाव है, वो मोदी जी के नाम का चुनाव है और सामने राहुल गांधी है, इसलिए उस चुनाव का इस चुनाव को जोड़कर देखा नहीं जा सकता। ठीक है भाटी साहब, मैं आऊंगा राठौड़ साहब के पास। भाटी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे कि 2024 में तो अब नरेंद्र मोदी को हराना और आसान दिख रहा है, कैसे? भाटी जी चले गए। अच्छा, भाटी साहब हमारे साथ नहीं है, ठीक है। अवधेश जी, 2024 के लिहाज से अगर नरेंद्र मोदी उन चुनावों में उतरे जहां बीजेपी एकदम खत्म बताई जा रही है और ऐसी मैसिव रिकवरी होती दिखे, तो फिर तो 2024 ऐसा लग रहा है कि फिर खत्म ही है चुनाव, इस तरह की स्थिति है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछली बार केवल 15 सीटें जीती थी, लेकिन 10 में से 9 सीटें लोकसभा की जीती थी। मध्य प्रदेश में हार गई थी, लेकिन 29 में से 27 सीटें जीती थी। राजस्थान की सभी सीटें जीती थी। तो विधानसभा का इस बार का जो चुनाव है, चूंकि सारा विपक्ष इस समय INDIA के नाम से भले थोड़े बहुत उनके मतभेद है, बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो रहा है। इसमें अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता है, भले छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस सुधरता है, राजस्थान में सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर होती है, तो फिर ये INDIA के अंदर सेल्फ कन्वीनियंस का मामला नहीं होगा। फिर कांग्रेस ये नहीं कहेगी कि भैया हमारा नेतृत्व हम बीजेपी को हरा रहे हैं, और बीजेपी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। विधानसभा चुनाव में जो तीनों सरकारों ने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मैंने पहले कहा है कि बीजेपी से आगे बढ़कर हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया। कमलनाथ जी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि जिस बाबा के पास आप आ रहे हैं वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कमलनाथ जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है तो इसको बोलने की क्या जरूरत है। तो अगर ये स्थिति लोकसभा चुनाव में रहेगी, कल्पना करिए हिंदुत्व का, तो उस समय कैसा माहौल बनेगा? विधानसभा में कई लोकल फैक्टर भी आ जाते हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अभी तक का एग्जिट पोल जो है, यानी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी अभी भी बनी हुई है, जो अप्रूवल रेटिंग कई बार आती है, वो अगर आप इन चुनावों के लिहाज से देखें, एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का तोड़ अभी भी नहीं दिख रहा है। और हमारे साथ अब हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी जुड़ गए हैं। दिनेश भाई, बहुत स्वागत आपका। आपको कोई आश्चर्य हुआ मिजोरम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के नतीजे देखकर? मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इनफैक्ट अब जिधर का आप रुख करने वाले हैं, मध्य प्रदेश, तमाम लोग उसी तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। यहाँ के बारे में मोटे तौर पर लोग भी अपनी अपनी गणित लगा रहे थे। नहीं तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि दिनेश भाई अभी जुड़े हैं, एक आधा सवाल वो पहले मेहमानों से ले लें। लेकिन बॉस, मध्य प्रदेश का आंकड़ा बहुत जबरदस्त